हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। और जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो डीएसएसबी के 2018 के पीजीटी के फीमेल कैटेगरी का पहला पार्ट था, जिसमें हमने पहले 40 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसी सीरीज़ की आज हमारी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम आगे आने वाले 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम आपके लिए बाकी की 3 वीडियोस और लाएंगे ताकि हम टोटल 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पाएँ। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए थोड़ा बहुत काम आ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 41 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि द टर्म डिजास्टर डिनोट्स अ लो प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो ध्यान देने वाला वर्ड है वो लो प्रोबेबिलिटी बट हाई इम्पैक्ट, यानी कि उसके होने के चांसेस कम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा असर होता है। हाई इम्पैक्ट, उच्च प्रभाव वाली घटना जिसकी निम्न प्रायिकता, होने के चांसेस कम लेकिन अगर वो होगी तो उसकी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो दिस इज़ नोन एज डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर क्या करता है? इसके होने के चांसेस कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर होगा इल एंड इंजर्ड, कि अगर डिज़ास्टर होता है तो इंडिविजुअल्स के यानी लोगों के बीमार और इंजर्ड होने के, बीमार या घायल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। विच ऑफ दीज आर डिजास्टर इवेंट्स विच विटनेस्ड लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइव्स? इनमें से किस डिजास्टर्स इवेंट ने थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स का लॉस को विटनेस किया था, यानी मानव जीवन की हानि हुई थी हज़ारों की संख्या में? तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही डिजास्टर्स इवेंट्स रहे हैं जिनसे मानव जाति की हानि रही हुई है। सुनामी, जैसे कि आप जानते हैं, सुनामी किसी भी लार्ज वाटर बॉडी में, जैसे कि ओशन है या लेक है, इनमें जब भूकंप आता है या कोई टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है तो जो उसकी वेव्स हैं वो लंबी लंबी ऊंची तरंग पैदा होती हैं, जिसको हम सुनामी कहते हैं। 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जान माल और मानव जाति की हानि हुई थी। तो सुनामी से भी ह्यूमन लाइफ्स की का लॉस हुआ। सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह फ्रेंड्स चाइना में सबसे पहली बार इसका केस आया था। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है कि यह रेस्पिरेटरी, सीवियर एक्यूट, यह रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी कि इसमें सांस लेने में परेशानी होती है। सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि इसमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो यह वायरस बॉर्न डिसीज़ है और कंटेजियस है। जब भी कोई खांसता है या छींकता है तो उसके छींकने या खांसने से हवा में अगर वो ड्रॉपलेट्स तो जाते ही हैं, तो अगर कोई भी इंसान उनके टच में आता है तो यह बीमारी हो सकती है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लॉस होने के चांसेस हैं। एंथ्रैक्स जो है यह एक बैक्टीरियल इलनेस है जो कि ज़्यादातर एनिमल्स में पाई जाती है। और अगर हम एनिमल्स के उस इन्फेक्टेड एनिमल के टच में आते हैं तो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों के ही थ्रू लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स हमने विटनेस किया है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। जब भी हम अल्ट्रा वायलेट रेज, देखो फ्रेंड्स, जो सन है वह हमको लाइट देने के साथ साथ और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन देने के साथ साथ विटामिन डी जैसे कि हमें यूवी रेज भी प्रोड्यूस करता है, जिसको ओजोन लेयर, जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अर्थ के ऊपर जो पाई जाने वाली जो ओजोन लेयर है वह सन की अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करती है और हम तक आने नहीं देती। दिस इज़ ओजोन लेयर, और हम तक आने नहीं देती। लेकिन हाल ही फिलहाल में देखा गया है कि हमने इतने ज़्यादा ओजोन लेयर, इतना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या इन सब की वजह से हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने फेस किया है। ओजोन लेयर की जो लेयर है वह पतली हुई है। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है तो ये जो भी यूवी रेज हैं जो सन के थ्रू आ रही हैं वो अर्थ पे यानी ह्यूमंस को उन फेस करना पड़ता है। तो यूवी रेज की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली जो परेशानी है वह है स्किन कैंसर।
ओस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि बोन की गहनता कम हो जाती है। ब्लड कैंसर यानी खून का कैंसर, कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का हार्ट अटैक आना। तो यूवी रेस की वजह से होने वाली जो परेशानी है वह है ओवर एक्सपोजर टू, अगर हम सन में ज़्यादा रहेंगे तो और यूवी रेज ज़्यादा फेस करेंगे तो स्किन कैंसर होता है। रिक्रिएशनल वाटर इलनेस, एक शौकिया जल रोग इज़ एन इलनेस दैट कम्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद। तो वैसे तो वाटर से हमें कोई बीमारी होगी नहीं, एक ही सिचुएशन में हमें वाटर से कोई बीमारी हो सकती है जब वो वाटर कंटेमिनेटेड होगा, यानी दूषित जल होगा। तो इसका सही आंसर है कंटेमिनेटेड वाटर। इन्वायरमेंट नॉइज कैन कॉज हार्ट रिलेटेड हजार्ड सच एज, जो पर्यावरण ध्वनि है वह हेल्थ रिलेटेड हजार्ड्स हमें कॉज कर सकते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण दुर्बलता भी हमें हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है यानी उच्च रक्तचाप, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ यह यानी अरक्ताजन्य हृदय रोग यानी हमारे हार्ट को कम ब्लड पहुंच पाता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू कोरोनरी हार्ट डिसीज़। कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के अंदर भी हमें जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरीज़ हैं वह उनकी जो रास्ता है वह ब्लॉक हो जाता है। तो इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के अंतर्गत भी हमारे हार्ट तक पहुंचाने वाली जो आर्टरीज़ हैं जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं उनके अंतर्गत उनके अंदर अवरोध आ जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर इन्वायरमेंट नॉइज़ हम इन तीनों चीज़ों को कॉज कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशन यानी अवस्थान्तर। तो इसका सही आंसर है चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बचपन से वयस्कता। एडोलेसेंस 10 साल से 19 साल के बीच की जो कैटेगरी है उसको एडोलेसेंस के अंतर्गत यानी किशोरावस्था के अंतर्गत रखा गया है। 19 साल के बाद इंसान एडल्ट बन जाता है और 10 साल तक वह चाइल्ड रहता है। तो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है वो एडोलेसेंस कहलाती है। बेटर एक्सेस टू डैश एंड सर्विसेज कैन रिड्यूस टू नंबर ऑफ गर्ल्स बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड गिविंग बर्थ एट टू यंग एज। तो हमारे समाज में यह रहता है कि हम बर्थ या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें कम करते हैं, लेकिन हेल्थ केयर के अंतर्गत अगर हम प्रेगनेंसी रोकने के लिए या फिर गर्ल्स के बहुत ही यंग एज में प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए अगर हम बात करें तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों के बारे में यानी गर्भ निरोधन के बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है गर्भ निरोधन सूचना। लड़कियों के गर्भवती होने और छोटी उम्र में मां बनने की संख्या को कम कर सकता है गर्भ निरोधन सूचना। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट। एक सामाजिक इकाई है। परिवार मोस्ट बेसिक सामाजिक इकाई है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है ऑफ एनी सोसाइटी। फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। यह किसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन? तो यह डेफिनेशन एलियट एंड मेरिल के द्वारा दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फैमिली? इसमें से कौन सा फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फैमिली के थ्रू हम किसी भी ग्रुप का डिसेंट यानी कि उसके आगे आने वाली जनरेशन या फिर एसेंट्री उसके जो पूर्वज हैं परवर्ती और पूर्वजों का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण समूह है। और व्यक्ति के प्राथमिक समाजीकरण में सामाजिक आधारभूत, सर्वाधिक आधारभूत और महत्वपूर्ण प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ, ये तीनों ही फैमिली के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन फैमिली इज़ द मोस्ट अनॉयड ग्रुप, सर्वाधिक नाराज समूह है। यह फैमिली की केस में सही नहीं होता। तो इसका आंसर सही होगा डी, इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। एजुकेशन वुड बी सच दैट वुड मेक द स्टूडेंट, एजुकेशन शिक्षा वह है जो विद्यार्थी को क्या बनाएगी? तो शिक्षा विद्यार्थी को सुसंस्कृत, कल्चर्ड भी बनाएगी। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यानी कमर्शियल व्यू पॉइंट से, पैसा कमाने के व्यू पॉइंट से भी वह आत्मनिर्भर बनाएगी। बिल्कुल सही। और नैतिक मूल्यों से युक्त भी कराएगी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड, 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में ही एक बच्चा सामाजिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोजर प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसा मान जैसे स्कूल है, स्कूल में भी ना काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ एक बच्चा फेस करता है कि ये रूल्स हैं वो रूल्स हैं, लेकिन प्लेग्राउंड में कोई रूल्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, वह अपनी ही क्रिएटिविटी है, अपने बेस्ट सोशल बिहेवियर पे होता है। तो प्लेग्राउंड एक्चुअली में एक सबसे अच्छा बेस्ट प्लेस है सोशल डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का सोशलाइजेशन का बेस्ट इज़ नॉट अ मीन, कौन सा माध्यम नहीं है? तो इमिटेशन यानी अनुकरण करना भी है, काउंसलिंग भी है और एसोसिएशन भी है। सिर्फ सेग्रीगेशन यानी कि अलग करना, तो अगर हम किसी को अलग करेंगे तो वह समाजीकरण कैसे कर पाएगा, सोशलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर है सेग्रीगेशन, बिकॉज यहाँ पे पूछे इट इज़ नॉट अ मीन्स। मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो टू गिव इन्फॉर्मेशन, सूचना देना। तो क्लासरूम टीचिंग का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो हम घर पे बैठकर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, गूगल कहीं से भी ले सकते हैं, या फिर हमें कोई बता भी सकता है। तो यह नहीं है इसका मेन एम, ना ही इसका मुख्य एम है टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उसका जो व्यक्तित्व का विकास तो होता है, पर ये इसका मेन एम नहीं है। मेन एम नहीं है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, इवन विद्यार्थियों की सहायता करना परीक्षा पास करने में, यह भी मेन एम नहीं है, क्योंकि परीक्षा पास करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। रादर नॉलेज जानना, हमारे जो मस्तिष्क है उसका विकास इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें नई चीज़ें जानने की, कुछ भी चीज़ जानने की, इंक्वायरिंग यानी जानना, जानने की इच्छा बढ़े। तो इसका सही आंसर होगा बी, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स, कि हमारा जो बुद्धि है वो इस तरीके से विकसित हो कि उसमें नई चीज़ों को जानने की इच्छा बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कैटेगोरिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स। तो जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स के अंतर्गत 4 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें से एक है लेबर, दूसरी है टाइम और तीसरी है रिसोर्स, और जिसमें से चौथी है कल्चर। इन 4 कैटेगरी के बेसिस पे जेंडर रिलेशन मैट्रिक्स काम करता है, और यह एक्चुअली में एक सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस है जो बताता है कि किस तरीके से जेंडर रिलेशनशिप्स अफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जो मेन है वह इसका सही आंसर है, क्योंकि मेन तो ऑलरेडी 2 वेरिएशंस हैं ऑफ जेंडर की, यानी मेन एंड विमेन, ये तो ऑलरेडी 2 डिफरेंट क्लासेस हैं अगर हम बात करें तो। लेकिन यह जो मैट्रिक्स है वह 4 कैटेगरीज के बेसिस पे मेन विमेन और को हम एनालिसिस करते हैं। तो इसका लेबर, टाइम, रिसोर्स और चौथा कैटेगरी है कल्चर। मेन इसका पार्ट नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली डील्स विद अंडरस्टैंडिंग द कॉमन बिहेवियर ऑफ, यहाँ पे हम एजुकेशन यानी शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा स्टूडेंट से, तो ऑब्वियसली विद्यार्थी। द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स इज एजुकेशन, यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये इसका सही आंसर है टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह डेफिनेशन दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लर्निंग, इनमें से कौन से फैक्टर्स लर्निंग को प्रभावित नहीं करते? यानी लर्निंग तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किसी भी लर्नर का यानी जो कि सीखना चाहता है, अध्येता का मनोवैज्ञानिक क्या उसका स्टेटस है साइकोलॉजिकल, वह बहुत मैटर करता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षकों का उत्साह, कि जो शिक्षक है, टीचर है, वह कितना एंथुजियास्टिक है, वह भी बहुत मैटर करता है। और इन्वायरमेंट एंड अदर फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। लेकिन फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग
बिल्डिंग कैसी है या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं, यह इतना मैटर नहीं करता व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अध्ययन को प्रभावित करने में। क्योंकि लर्निंग तो कैसे भी हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, जैसे कि अभी इस वक्त भी स्कूल अवेलेबल नहीं है लेकिन सब घर पे वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग के लिए फिजिकल कंडीशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग और द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ डैश वोकल सिम्बल्स, भाषा मौखिक डैश मौखिक प्रणाली की एक प्रणाली है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का बी, ऐच्छिक, आर्बिट्री। कि हम भाषा, लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उसको कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वह हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भाषा अपना मैसेज कन्वे करने के लिए कोई भी भाषा अपना सकते हैं, चाहे वो हमारी आंखों की भाषा हो या हमारे हाथों की भाषा हो। तो भाषा एक ऐच्छिक मौखिक प्रणाली है, यानी इच्छानुसार। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ और टॉपिक्स हेल्प टू इम्प्रूव, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क मंथन। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब भी आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है टू टॉक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए अपने क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं या फिर बहुत सारे नई तरीक़ों के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता, क्योंकि यहाँ पे हम आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। एजेंसी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू चेक डोपिंग इन स्पोर्ट्स, इंडिया में जो डोपिंग को चेक करती है वह कौन सी एजेंसी है? तो वह है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग, यह आप नोट डाउन कर लें, एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी जो फॉर्मेशन है यह 2005 में इस्टेब्लिश की गई थी और जिसको इसके करंट प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन है वो हैं मिस्टर किरण रिजिजू। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि यह कब इस्टेब्लिश की गई थी और इसके कौन अभी किरण रिजिजू। तो आप ये नोट डाउन कर लें। और हमारे जब नेशन यानी इंडिया की बात करते हैं तो नाडा इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की जो एजेंसी है जो कि डोपिंग रिलेटेड सारे का सारा डोपिंग को चेक करती है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। In India, the first case of HIV infection was officially reported from a clinic in which state? तो उसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में सबसे पहले HIV का पहला केस आया था। Among this which is not related to communicable disease, इनमें से कौन सी communicable disease नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो है, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ वह होती हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन को हो सकती हैं, अनइन्फेक्टेड पर्सन को हो सकती हैं। जब भी वह अनइन्फेक्टेड पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आएगा वह कम्युनिकेबल डिसीज़ है। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो किसी के टच में आने से नहीं हो सकती। अगर किसी सामने वाले को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसके कॉन्टैक्ट में आने से वो डिसीज़ हो जाएगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस और टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, यह सब कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पूछे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज़। डैश इज़ नोन एज अ स्लो किलर, इनमें से कौन सा स्लो किलर कहला जाता है, यानी धीमा मारक? तो फ्रेंड्स, ये जो हेपेटाइटिस है ना, यह एक्चुअली लिवर से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें लिवर इन्फ्लेमेशन होता है। तो चाहे किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस होगा वह इट विल डायरेक्टली अफेक्ट आवर लिवर। लेकिन यहाँ पे वो बात करें स्लो किलर कौन सा है, यानी सबसे डेडली हेपेटाइटिस कौन सा है जो धीरे धीरे किसी भी इंसान को मारता है? तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज़ एक्चुअली नोन एज दी स्लो किलर। इसके सिम्टम्स काफ़ी टाइम बाद आते हैं और ये धीरे धीरे इंसान को मारता है। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, यह एक्चुअली में वो वैक्सीन है जो दिया जाता है हेपेटाइटिस से बचने के लिए।
तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस सी इज़ नोन एज द स्लो किलर। मलेरिया इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग पैरासाइटिक डिसीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स नोन एज। फ्रेंड्स सबसे पहले तो क्या है, मलेरिया किसके थ्रू होता है? तो मलेरिया एक्चुअली में फीमेल एनोफिलीज बैक्टीरिया के थ्रू, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के थ्रू होता है, मच्छर के थ्रू होता है। और ना ही मलेरिया एक वायरस बॉर्न डिसीज़ है, ना ही यह बैक्टीरिया से होने वाली कोई बीमारी है। यह एक्चुअली एक पैरासाइटिक डिसीज़ है, एक प्रोटोजोन डिसीज़ है जो किसी मच्छर के काटने से हो सकती है। अब हम जब बात करते हैं कहाँ चले गए, हाँ, अब हम बात करते हैं कि यह जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, यह तीनों ही मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब ये जो अगर हम एक्स्ट्रा बात करें तो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स हैं, ये मच्छर के इंटेस्टाइन में और ह्यूमन के ब्लड में मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो दिस इज़ अ मलेरिया। तो ये तीनों ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिए, ये तीनों ही पैरासाइटिक डिसीज़ हैं और हम इसको प्रोटोजोन भी कह सकते हैं। विच ऑफ दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर के कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं? तो मसल एंड जॉइंट पेन्स, ये तो काफ़ी ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा यह हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स दैट वन शुड कंसिडर इन प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब भी हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें, यानी प्राथमिकता देते हैं, तो हमें कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें समस्या का परिणाम कि प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, अगर हम उस प्रॉब्लम के, समस्या के बारे में बात करेंगे तो एड्रेसिंग द प्रॉब्लम फीजिबिलिटी, तो उसकी कितनी संभाव्यता है, और लेवल ऑफ कंसर्न, चिंता का स्तर क्या है। हम कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज करेंगे या प्राथमिकता देंगे तो हमें इन तीनों ऑप्शंस को कंसिडर करना ही पड़ेगा। ये तीनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Screening individuals to determine if they have been infected with or exposed to infectious diseases is a core what? जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जन स्वास्थ्य रणनीति। जन स्वास्थ्य रणनीति के अंतर्गत हम हमेशा कितने लोग, इफ़ दे हैव बीन, कितने लोग इन्फेक्ट हो गए हैं बीमारी से और एक्सपोज्ड हुए हैं, संक्रामक बीमारी के संपर्क में आए हैं, या कितने लोग उस बीमारी से संक्रमित हैं, इसका हमें बाकायदा पता रहना चाहिए। तो यह पब्लिक हेल्थ के बारे में जब हम बात करेंगे तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। इट इज़ एन इंजरी टू अ लिगामेंट। जब भी हम लिगामेंट की इंजरी के बारे में बात करेंगे, जो कि ओवर स्ट्रेस से, काफ़ी ज़्यादा अति दबाव का परिणाम है, जिससे हमारी लिगामेंट फाइबर्स डैमेज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम लिगामेंट की बात करेंगे तो वह होगी हमारी स्प्रेन इंजरी, यानी कि मोच। जब भी हम, यानी स्प्रेन इज़ रिलेटेड टू लिगामेंट और स्ट्रेन इज़ रिलेटेड टू टेंडन यानी मसल। यह स्प्रेन और स्ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। यानी उसको याद करने का तरीका है पी के, अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो PQRL काफ़ी पास है, और हम अगर टी स्ट्रेन की बात करें तो QRSTLMNOP, तो M काफ़ी नज़दीक है। या फिर टी से अगर हम बात करें, टी से टेंडन एंड टी से स्ट्रेन, तो ये मतलब स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफ़र करने के थोड़े वेज हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्प्रेन, क्योंकि यह लिगामेंट की बात कर रहा है। बेस्ट वेज टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी इज़ टू बी डेडिकेटेड। अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरी को रोकना है, प्रिवेंट करना है, टू बी डेडिकेटेड टू अ रूटीन बिफोर एंड आफ्टर यू प्ले स्पोर्ट्स, कि कोई भी खेल खेलने से पहले या एक्सरसाइज से पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें स्पोर्ट्स इंजरी ना हो, तो वह है स्ट्रेचिंग। यानी, और यह हमारे वार्म अप और कूल डाउन दोनों का ही पार्ट होती है स्ट्रेचिंग। तो किसी भी इंजरी से बचने के लिए स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें मैच करना है
तो जिस भी मैच पे हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, सबसे पहले तो हमें उसको ढूंढना है। तो स्प्रेन इज़ एन इंजरी टू लिगामेंट, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो हमने पहले लिया ए का 3। दिस स्ट्रेन इज़ एन इंजरी टू टेंडन, ये जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो सेकंड का 4। एवल्जन्स एक्चुअली में क्या है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज़ टॉर्न ऑफ बट स्टिल अटैच टू बॉडी, यानी हमारे उस पोर्शन का या उस बॉडी पार्ट का या उस स्ट्रक्चर का पार्ट टॉर्न ऑफ मतलब फट तो गया है लेकिन वो अभी भी हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो वो एवर्जन कहलाता है। और इंसिजन, जब भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में कट लगता है शार्प ऑब्जेक्ट से, तो हम इंसिजन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। तीखी वस्तु द्वारा कटना, ढांचे का हिस्सा फट जाए परंतु शरीर से जुड़ा रहे। खिंचाव इज पेशी बंध में चोट एंड मोच इज अस्थिबंध में चोट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स, इनमें से कौन बर्न यानी जलने की क्लासिफिकेशन में नहीं आता। तो उसका सही आंसर होगा लेयर, क्योंकि जब भी हम जलते हैं तो 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, सुपरफिशियल बर्न, पार्शियल यानी आंशिक मोटाई, और फुल यानी पूर्ण मोटाई, लेकिन लेयर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर है लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूट इंजरी, एक्यूट यानी अभी हाल फिलहाल में होने वाली इंजरी जो कि अभी हुई है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट एन एक्यूट इंजरी अकर्ड सडनली वाइल प्लेइंग और एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे हम नॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि वो इंजरी काफ़ी पुरानी है। तो स्प्रेन्ड एंकल यानी मोच आ जाना, मोच अचानक से लग जाती है, हड्डी पे अचानक से टूट जाती है। एब्रेजन, खरोच भी अचानक से आती है, लेकिन स्ट्रेन्ड बैक, खिंचाव युक्त पीठ, ये अचानक से नहीं होती। अगर हम काफ़ी समय तक हमारी बैक जो कि ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है उसी के साथ खेलते रहते हैं तो यह परेशानी होती है। तो इसका सही आंसर है बी। क्रॉनिक स्पॉट्स इंजरीज, क्रॉनिक एक्यूट माने जो कि अभी हुई है, जो कि न्यू है, न्यू इंजरी को हम एक्यूट इंजरी कहते हैं, और क्रॉनिक इंजरी को हम ओल्ड इंजरी कहते हैं। जो इंजरी पुरानी हो गई है और हम उसके साथ जी रहे हैं वो क्रॉनिक इंजरी कहलाएगी। तो यहाँ पे वो बात करें क्रॉनिक स्पॉट्स इंजरीज हैपन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दीर्घकाल, क्योंकि वो इंजरी पुरानी हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर लिगामेंट दैट सपोर्ट्स दी नी, इनमें से जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि नी इंजरीज काफ़ी कॉमन रहती हैं खेलते वक्त। तो नी इंजरी में ये जो ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL, PCL एंड LCL, इनका नाम हमने काफ़ी पढ़ा है। और एक इसमें चौथा होता है MCL यानी मीडियल क्रूशिएट मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। तो यह चारों लिगामेंट्स हमारी नी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जॉइंट लिगामेंट कोई नाम नहीं है, कोई लिगामेंट नहीं है, ऐसे ही इन्होंने संयुक्त अस्थिबंध यानी ओवरऑल के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर होगा जॉइंट लिगामेंट। फ्रेंड्स, अगर हम नी की अगर मैं थोड़ा कुछ बना पाऊँ तो इफ़ दिस इज़ आवर नी, तो यहाँ पे एंटीरियर यानी आगे की साइड का लिगामेंट, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड का लिगामेंट, और लेटरल यानी यहाँ साइड में है, और MCL यानी ये जो मीडियल है यह भी यहाँ साइड में है। तो ये चारों लिगामेंट्स जो हैं ये हमारे नी को बांध के रखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं। बैड ईटिंग बिहेवियर्स आर क्रूशियल फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, अगर हमारे खाने का जो हैबिट्स हैं, भोजन व्यवहार है वह बुरा है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो यह विकास के लिए गंभीर कारक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें होने के चांसेस है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्साइट अ पर्सन मेंटली और फिजिकली, जो केमिकल सब्सटेंसेस किसी भी इंसान को मानसिक या शारीरिक रूप से एक्साइट यानी उत्तेजित करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह है ड्रग्स। चिल्ड्रन एंड टीन्स हु आर ओवरवेट और ओबीस कैन बिकम, जो बच्चे या किशोर ओवरवेट या ओबीस होते हैं तो वह क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, वह डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि
हम सुनते ही आए हैं कि मोटापा, काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग की जाती है कि आप मोटे हैं, और तो बच्चा उस नाजुक अवस्था में, टीन अवस्था में, चाइल्डहुड में डिप्रेशन से गुजर सकता है। उसकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम लो भी हो सकती है। साथ ही साथ उसकी हैव पुअर सेल्फ इमेज, अपनी खुद के बारे में अपनी बुरी छवि रखने के भी चांसेस हैं। तो ये तीनों ही कैटेगरीज या तीनों ही एक्सपीरियंसेस वह फेस कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एल्कोहल इज़ नॉट कंडक्टिव टू रिड्यूस वेट। एल्कोहल वज़न कम करने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इट एक्चुअली हैज़ हाई नंबर ऑफ कैलोरीज। कैलोरी की उचित मात्रा होती है, कैलोरी की ज़्यादा मात्रा होती है। द वॉल्यूम ऑफ एयर अनइंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। जब भी हम सांस इन वन ब्रेथ, एक सांस में जो हवा या जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं वह क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा समझते हैं चारों चीज़ें है क्या। तो फ्रेंड्स, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी अवशिष्ट आयतन क्या है। जब भी हम सांस लेते या छोड़ते हैं, जब भी हम सांस लंग्स में से बाहर छोड़ते हैं, बाहर छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में थोड़ी सी श्वास बच जाती है, तो जो बची हुई अवशिष्ट, जो बची हुई सांस है, उस श्वास है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब रिज़र्व वॉल्यूम क्या होता है। रिज़र्व वॉल्यूम होता है कि जब भी हमने श्वास अंदर ली और श्वास अंदर लेने के बाद भी हमारे लंग की कैपेसिटी इतनी होती है कि हम थोड़ी सांस और ले सकते हैं। वैसे ही जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ने के बाद भी हम थोड़ी सी सांस और ज़्यादा बाहर छोड़ सकते हैं। ये हमारी लंग की कैपेसिटी होती है, जो कि रिज़र्व होती है। यानी कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम गाड़ी रिज़र्व पे चला सकते हैं, वैसे ही हमारी लंग्स में भी रिज़र्व वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है। तो वह रिज़र्व वॉल्यूम कहलाता है, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। दैट्स रिज़र्व वॉल्यूम। नाउ कम्स वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी के साथ एक टर्म आती है विच इज़ नोन एज फोर्सफुल, यानी झटके से या पूरी जान से या पूरे 100% एफर्ट के साथ फोर्सफुल एक्सिलेशन। जब हम फोर्सफुल एक्सिलेशन करते हैं, तो उसमें हमारी जितनी भी श्वास बाहर निकलती है, दैट इज़ नोन एज वाइटल कैपेसिटी। यानी हमारे लंग्स की वह क्षमता जिसके अंतर्गत वह फोर्सफुल एक्सिलेशन के बाद या फोर्सफुल इन्हेलेशन के बाद जो सांस निकली है, वह वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। कि हमारा लंग एक फोर्सफुल एक्सिलेशन या इन्हेलेशन में कितनी श्वास छोड़ता या लेता है। दैट्स वाइटल कैपेसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो मैंने एक वर्ड बताया फोर्सफुल, यानी कि फोर्सफुल एक्सिलेशन होगा तो, या फोर्सफुल एक्सिलेशन या फोर्सफुल इन्हेलेशन होगा तो वाइटल कैपेसिटी कहलाएगा। लेकिन जब नॉर्मल इन्हेलेशन या नॉर्मल एक्सिलेशन होगा तो वह टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। यानी हमारी डेली डे टू डे लाइफ में हम कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो वह जो नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सिलेशन अमाउंट ऑफ एयर है, इनहेल्ड और एक्सेल्ड अमाउंट ऑफ एयर है, वह टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अनइंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी वह वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि श्वास में बाहर निकाला गया है, तो वो क्या कहलाएगा। तो वह कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। अगर यहाँ पे वह फोर्सफुल वर्ड लगा देते तो वह वाइटल कैपेसिटी बनता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नॉर्मल एक्सपायरेशन ऑफ ब्रेथ कहा है, तो इसका आंसर है टाइडल वॉल्यूम। तो आई होप फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप ये आज 40 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेके आएंगे, तो आप हमसे बने रहें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लीडरशिप इज़ अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू बिकम बेटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।